एवरीवन, हम लोग आज से यहाँ से क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इंजीनियरिंग में हम लोग ऐसा करें कि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें तो हमारे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ मोस्टली पार्ट जो है वो डिजाइन पार्ट के हैं, तो थ्योरी से तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, कर क्यों नहीं पाएंगे, कर लेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे ही आपको सीरीज मिलती जाएगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, और वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे और उसी क्वेश्चन से आप लोग हम लोग कॉन्सेप्ट पूरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे आया, कैसे डिस्कस कर सकते हैं। एक बार हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे अपन थ्योरेटिकली कर सकते हैं, और बाकी कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनको याद कर लेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर दोनों को सीखेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम लोग उठाएं तो इसमें देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन कितना बड़ा हो सकता है, और कुछ पॉइंट को याद करने के बाद हमारे सोल्यूशन कितने शॉर्ट हो जाएंगे। तो अगर हमें कुछ पॉइंट याद करने के बाद अगर हमारे सोल्यूशन शॉर्ट हो जाते हैं और वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट याद करने वाले क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए उसको याद कर लेंगे और हम लोग उसको नोट में अपने लिख लेंगे और उस नोट को हम लोग रिवाइज करेंगे बार बार, ताकि हमारे डेटा क्लियर होते रहे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग बात करें कि प्रिज्मेटिक बीम ऑफ लेंथ L एंड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स carries a uniformly distributed load, the distance of the point of contraflexure from the either end is। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सीखते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फिक्स बीम है, तो उस फिक्स बीम को हम लोग मान ले रहे हैं कि ये हमारा फिक्स बीम हो गया और उस पर एक लोड लग रहा है यूडीएल का। तो इसके यूडीएल के लोड को हम लोग मान ले रहे हैं डब्ल्यू पर मीटर है। इस एंड को हम लोग मान ले रहे हैं ए और इस एंड को हम लोग मान ले रहे हैं बी। ठीक है, तो हम लोग को ये भी पता होगा कि ये फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स सपोर्ट पर हमारा एक मोमेंट आता है। ठीक है, इस फिक्स सपोर्ट पर हमारा मोमेंट आएगा, यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा और यहाँ पर भी एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन और एक्शन या एक्शन और रिएक्शन जो हम लोग देखते हैं वो हमारा डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ लोडिंग पे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो यहाँ पर जो भी डायरेक्शन ऑफ लोडिंग है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल सपोर्ट हमने दे दिया, सपोर्ट रिएक्शन दे दिया, और ए और बी पर हमने एक मोमेंट दे दिया जिसका नाम मैं दे दे रहा हूँ ए पर एम ए और बी पर नाम दे रहा हूँ एम बी, और ए पर वी ए सपोर्ट दे रहा हूँ और ये बी पर आपका वी बी सपोर्ट दे रहा हूँ वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सियल फोर्स डेवलप नहीं होगा या एक्सियल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जो हमने बात किया यहाँ पर वो हमारे पास डायरेक्ट एक्शन और रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसा कोई वो फोर्सेस कंपोनेंट नहीं है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपको थ्रस्ट डेवलप कर सके। जब आप एक्शन की वजह से एक्सियल थ्रस्ट आएगा ही नहीं तो दोस्त कभी भी अपन रिएक्शन देंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग माने कि ये आर ई इज इक्वल टू हम लोग लिख दे रहे हैं टोटल एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, टोटल एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये इक्वल टू 4, नेमिंग है उसका एम ए कॉमा वी ए कॉमा एम बी कॉमा वी बी, यानी हमारे पास यहाँ बात करें तो 4 इक्वेशंस है, 4 अननोन पैरामीटर है। और अगर हम लोग बात करें इक्वेशंस की तो हमारे पास 2 है, क्योंकि हमें पता है समेशन ऑफ, यहाँ पर जो एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, एक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में, रिएक्शन भी हमने आपको दिखाया, तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। और दूसरा पैरामीटर कि यहाँ पर मोमेंट डेवलप हो रहा है, तो मोमेंट की वजह से एक्शन और रिएक्शन होगा, तो समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरा केस पॉसिबल नहीं है कि समेशन एफ एक्स 0, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। तो समेशन एफ एक्स 0 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा फोर्स नहीं होगा जो कि इसमें एक्सियल थ्रस्ट डेवलप कराएगा। तो जब तक हमारा इस लोड की वजह से कोई भी एक्सियल थ्रस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक अपन रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो ds एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका फॉर्मूला होता है आर ई माइनस ई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है आपका, इसके डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो ds की वैल्यू है, या तो ये ऐसा हो सकता है इक्वल टू 0 हो जाए, या तो ds की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, या तो ds की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्त। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
अगर हम लोग माने कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपका ds जीरो, तो इसको बोलते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड स्टेबल। स्टेबल कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिस डायरेक्शन में रिएक्शन दे रहे हो या एक्शन दे रहे हो उस डायरेक्शन में आपको रिएक्शन मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितना लोड ये ऊपर से नीचे की तरफ लगाएगा उतने ही हमारा रिएक्शन क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, और तब तक लगाएगा जब तक ये जो लोड ऊपर से लगा रहे हो वो किसके इक्वल ना हो जाए, नीचे के रिएक्शन के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो जब आपका एक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वल टू सम ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इसी को अपन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहते हैं। तो जितना आप एक्शन दोगे उतने ही आपको रिएक्शन देगा, इसका मतलब ये बीम आपका स्टेबल कहलाएगा। दूसरी पैरामीटर कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ds इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट एंड स्टेबल। और तीसरे पैरामीटर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ लेस देन जीरो, तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल। दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछता हो, चाहे वो गेट का हो, चाहे वो ईएस का हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे स्टेट पीएससी का, हर जगह आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछने का जो चांसेस रहते हैं और जो पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंटली आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ से और पूछने के चांसेस भी हैं। तो यहाँ पर ds इज इक्वल टू जीरो, ds ग्रेटर देन जीरो, ds लेस देन जीरो, तो ये हमारे पास नोट पॉइंट है, हम लोग इसको नोट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया नोट पॉइंट। और उसके बाद अगर हम लोग देखें कि अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसका मतलब ये जो गिवन स्ट्रक्चर है हमारा कैसा है, वो गिवन स्ट्रक्चर इज इनडिटर्मिनेट बाय 2 डिग्री। 2 डिग्री मतलब जितने ds आ रहा उसी को हम लोग बोलेंगे डिग्री। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 2 डिग्री से इनडिटर्मिनेट है, तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि हम लोग अब ये 2 डिग्री से इनडिटर्मिनेट है तो सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, द स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, द स्टैटिकली indeterminate structure can be solved by using compatibility condition। कंपैटिबिलिटी कंडीशन कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रिलेटिव मूवमेंट होगा, रिलेटिव आपका मूवमेंट जो होगा वो आपका जीरो होना चाहिए, शुड बी जीरो। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें रिलेटिव मूवमेंट शुड बी जीरो, इसका मतलब आपका मूवमेंट वगैरह, मूवमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर मूवमेंट मतलब हम लोग यहाँ पर टेक्निकली बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर की। ये पैरामीटर मतलब इसका मतलब ये है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं, अगर हम लोग स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारा हो जाएगा स्लोप और दूसरा पैरामीटर हो जाएगा हमारा डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये तो हमारा आ गया स्लोप और डिफ्लेक्शन, दो पैरामीटर। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कौन से पैरामीटर के कारण हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग कंपैटिबिलिटी कंडीशन लगाएंगे इसके थ्रू। कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट के स्ट्रक्चर को हम लोग वैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें कंपैटिबिलिटी कंडीशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हमें कैसे पता चला कि ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है, हमने इस वाले नोट से पॉइंट से डिस्कस किया। अगर ये कंडीशन है, अगर ds इज इक्वल टू जीरो तो हमारा वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा एंड स्टेबल होगा। अगर ग्रेटर देन जीरो तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट एंड
स्टेबल होगा, लेस देन 0 तो डिटरमिनेंट अनस्टेबल हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड पैरामीटर है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हमें पता कैसे चला कि ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है, तो हमें पता चला कि यहाँ से ds की वैल्यू है Re माइनस ई, यानी एक्सटर्नल अननोन रिएक्शन जो है, यानी सपोर्ट रिएक्शन हमारे पास ज़्यादा है, हमारे पास इक्वेशन की कमी है, तो हम लोग इस सारे इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे या सारे अननोन पैरामीटर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास अननोन पैरामीटर ज़्यादा हो और इक्वेशन कम हो, ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। सो उम्मीद करता हूँ दोस्त यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये सब सारे पैरामीटर तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखेंगे तो वही केस फिर से हम लोग इंटायरली फिगर को बनाएंगे, ठीक है। तो फिगर को अगर हम लोग देखें कि ये आपका फिक्स बीम है, ये आपका फिक्स बीम है, ये आपका फिक्स बीम है, तो फिक्स बीम की वजह से अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा ऐसा दिखाई देगा, ये हमारा कुछ ये ऐसा दिखाई देगा, ये हमारा फिक्स बीम, ये आपका ए सपोर्ट है, ये आपका बी सपोर्ट है। तो यहाँ पर लोडिंग हम लोग जो लगा रहे हैं वो यूडीएल उसने बोला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वी ए, ठीक है, यहाँ पर हमने माना कि ये हमारा एम ए होगा और यहाँ पर हमने माना ये हमारा एम बी होगा और इसको हमने माना ये हमारा वी बी होगा। ये एल कॉमा ई आई आपकी जो है ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ई इंटरनल प्रॉपर्टी, आई आपका क्रॉस सेक्शनल पैरामीटर है। तो ऐसा सेक्शन जो थ्रू आउट लेंथ आपकी ई आई सेम हो, ऐसे सेक्शन को हम लोग प्रिज्मेटिक सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करना है एम ए और एम ए, वी बी और एम बी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दोस्त तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आपका डेल्टा ए पॉइंट पर आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, थीटा ए 0 होगा यानी स्लोप 0 होगा। डेल्टा बी मतलब बी पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बी पर आपका थीटा बी 0 होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिफ्लेक्शन कर्व देखें तो ये हमारा डिफ्लेक्शन कर्व ऐसा होगा। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कर्व अगर हम लोग देखें तो ये हमारा बन गया। तो हमें पता है कि ए पर आपका डिस्प्लेसमेंट 0, बी पर ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट 0। तो फाइनली अगर हम लोग एक एंड को कंसीडर करें कंपैटिबिलिटी कंडीशन लगाने के लिए तो हमारे लिए सुटेबल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं कि फोर्सेस एंड डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर्स फॉलो द सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द लोड्स यानी फोर्सेस पैरामीटर एंड डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर कैन बी डायरेक्टली एडेड और सब्सट्रैक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हर एक का अलग अलग इफेक्ट देख लें क्योंकि डायरेक्टली एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोग ए इंड को ऐसा मान लेते हैं, बी को हम लोग ऐसा मान लेते हैं। इसको कैंटिलीवर ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कैंटिलीवर का सारा डेटा डिफ्लेक्शन और स्लोप का। दूसरा केस अगर हम लोग इसी को ऐड करें तो इसको हम लोग अलग करके ऐसा लिखेंगे कि ये हमारा मूवमेंट लग रहा है। और तीसरा केस अगर हम लोग ऐसा देखें तो ये हमारा लग रहा है बीबी का, ठीक है। तो अब हम लोग इसका इलास्टिक कर्व देखते हैं। तो इसका इलास्टिक कर्व कुछ ऐसा बनेगा कि ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा और इसका इलास्टिक कर्व कुछ ये ऐसा बनेगा, ये भी डाउनवर्ड की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्ट करेगा। और तीसरे केस में अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये हमारा ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ये हमारा सेकंड केस हो गया और यहाँ पर आप मानो ये हमारा थर्ड केस हो गया। तो अगर हम लोग डेल्टा बी पर नेट इफेक्ट देखें तो डेल्टा बी को कह सकते हैं डेल्टा बी यानी डिफ्लेक्शन एट फर्स्ट बी ड्यू टू फर्स्ट केस प्लस डेल्टा ऑफ बी यानी डिफ्लेक्शन बी पर ड्यू टू सेकेंड केस प्लस डेल्टा बी एट थर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनली हम लोगों ने देखा 0 है। तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार हम लोग डायरेक्शन लेते हैं, दूसरी बार मैग्नीट्यूड। तो हम लोग डायरेक्शन में अगर हमारा डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहा तो उसको प्लस ले लेते हैं, डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहा प्लस ले लेते हैं, अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहा तो इसको हम लोग माइनस ले लेते हैं। यहाँ पर इक्वल टू 0 हो तो आप फ्री हो, आप प्लस जिससे मानना चाहो उसको मान लो, माइनस जिसको मानना चाहो मान लो। बस यही करना है कि डाउनवर्ड को सेम एज इट इज मानना, अपवर्ड को सेम एज इट इज, वाइस दोनों को एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो हम लोग मानते हैं कि एक कैंटिलीवर बीम है और फ्री एंड पर इंटायरली जो लोडेड है बीम वो यूडीएल से लोडेड है। तो आपका जो डिफ्लेक्शन होता है वर्टिकल वो होता है डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइडेड बाई ATI। ये पैरामीटर आपको रटना पड़ेगा।
मैं लास्ट में आपको टेबल दे दूंगा इसका। और दूसरी बात अगर आपका कैंटिलीवर बीम है और उस पर फ्री एंड पर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है और उस कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की वजह से जो आपका डिस्प्लेसमेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कि जो डिफ्लेक्शन आएगा उसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं एम एल स्क्वायर ओवर 2 यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एम बी की वजह से तो इसको लिखेंगे बी एम बी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये है कि एक कैंटिलीवर बीम है और उसके फ्रेंड पर एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है। अगर वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है दोस्त, तो हम लोग जानते हैं जो वहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा यानी डिफ्लेक्शन होगा वो होता है वी बी इंटू एल क्यूब यानी डब्ल्यू एल क्यू ओवर 3a। यहाँ पर जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो वी बी है तो लिखेंगे वी बी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3a। ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ये फाइनली इक्वल टू 0। अगर ये हमारा मैग्नीट्यूड है तो हमने यहाँ पर साइन कन्वेंशन में देखा डाउनवर्ड प्लस और अपवर्ड माइनस। सो यहाँ पर ये अपवर्ड डाउनवर्ड लग रहा प्लस, ये डाउनवर्ड लग रहा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें दोस्त तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें इसको। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखें कंडीशन ये है कि थीटा बी इज इक्वल टू 0। तो थीटा बी इज इक्वल टू 0 तो हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस इज थीटा बी ड्यू टू फर्स्ट केस प्लस थीटा बी ड्यू टू सेकेंड केस प्लस थीटा बी ड्यू टू थर्ड केस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहां भी 0 लिखो, यहां भी 0 लिखो, आप एक ही जगह लिख सकते हो, सो डोंट वरी। इसको मैं इरेज कर दूं क्योंकि अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे थीटा बी फाइनली। तो दोस्त हम लोग यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे। अगर एक आपका कैंटिलीवर बीम है और इंटायरली बीम आपका लोडेड है विद द यूडीएल थ्रू आउट लेंथ, तो आपका जो स्लोप बनता है वो स्लोप होता है डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 6a। ठीक है, अगर हम लोग स्लोप की बात करें तो जब भी हमें स्लोप देखना हो तो डिफ्लेक्टेड कर्व पर जाओ और हॉरिजॉन्टल यानी जिस बीम के लेंथ के आप पैरेलल एक लाइन खींचो और उस डायरेक्शन में आप मूव कर जाओ। ठीक है, यहाँ पर ये डिफ्लेक्टेड शेप इसका ऐसा बनेगा और दूसरे वाले केस का डिफ्लेक्टेड शेप का स्लोप ऐसा बनेगा। तीसरे वाले का अगर हम लोग देखें तो ये हमारा टेंजेंट खींच दो और यहाँ पर स्लोप बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये क्लॉकवाइज, ये भी आपका क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा जो स्लोप का पैरामीटर होगा क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डब्ल्यू एल क्यू ओवर 6 यही पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड के केस में अगर देखें एक बीम है कैंटिलीवर, उसके फ्रेंड पर एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो डेवलप होता है दोस्त वो होता है एम एल ओवर ई आई। ठीक है, और नेक्स्ट आपका यहाँ पर वर्टिकल लोड लग रहा है फ्रेंड पर कैंटिलीवर बीम में, तो इसकी वजह से जो स्लोप डेवलप होता है वो होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर ओवर 2a। यहाँ पर डब्ल्यू का जो कॉम है यानी कॉन्सेंट्रेटेड लोड वो वीबी का काम कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे वीबी इंटू एल स्क्वायर ओवर 2a। अगर दोस्त हम लोग यहाँ पर देखें तो डायरेक्टली हम लोग 0 कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड तो हो गया, स्लोप भी डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर का एक पैरामीटर है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि स्लोप में भी हमारा साइन कन्वेंशन आएगा। अगर साइन कन्वेंशन हमें देखना है तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया तो इसको हम लोग लिखेंगे पहला केस पॉजिटिव, दूसरा केस क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया तो लिखेंगे पॉजिटिव, तीसरा केस आपका एंटी क्लॉकवाइज तो लिखेंगे हम लोग नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दोस्त तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ से हो गया और दो इक्वेशन समेशन एफ वाई 0 समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तीन केस हमारे पास टोटल 4 इक्वेशन हो गए और 4 अननोन है। तो सबसे पहले वीबी और एमबी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसी इक्वेशन में यूज कर ले रहा हूँ। देखिए या तो आप वीबी के ये इस पैरामीटर को बराबर कर लीजिए दोनों इक्वेशन में, या तो दूसरा एमबी के इस इक्वेशन को बराबर कर लीजिए, या तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर दूसरे इक्वेशन से या पहले इक्वेशन से किसी एक अननोन पैरामीटर निकाल करके दूसरे इक्वेशन पे पुट कर दो। इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग बराबर कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है एम बी एल स्क्वायर ओवर 2a, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और मल्टीप्लीकेशन कुछ इस बेसिस पे करेंगे कि जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें एम बी एल ओवर ई लिखा हुआ है, यहाँ पर एम एल स्क्वायर ओवर 2a लिखा हुआ है। तो अगर दोस्त मैं l/2 से सारे पैरामीटर में मल्टीप्लाई कर दूं तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, l/2। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड
ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो हमें कुछ ये मिलेगा कि ये WL⁴ डिवाइडेड बाई 8EI। हाँ ये ठीक है, ये हो जाएगा हमारा WL⁴ डिवाइडेड बाई 8EI, ये WL⁴ है, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस था तो ये आपका हो जाएगा माइनस में, क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा WL⁴ डिवाइडेड बाई 6 2 12, तो ये हो जाएगा 12EI, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये और ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा आपका ये पैरामीटर और ये पैरामीटर। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो इसको लिखूंगा माइनस VB इंटू L³ डिवाइडेड बाई 3EI। और दूसरी पैरामीटर अगर हम लोग ऐसा लिखें कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर VB मल्टीप्लाई बाई L³ डिवाइडेड बाई 2 2 4EI, ठीक है। और ये इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका 12 का और 8 का डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब हम लोग ऐसा इसको सिमिलर कर दें तो दोनों का 8 और 12 का एलसीएम होगा 24। तो 8 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, और इस 12 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा इसका, ठीक है। तो ये और फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें 4 और 3 का, अगर हम लोग यहाँ पर देखें 4 और 3 का एलसीएम, या तो सबका 24 कर लो या तो अलग अलग कर लो, तो सबका 24 कर ले रहे हैं, तो इसमें हमें 8 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 8 3 जा 24, और इसमें हमें 6 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 4 जा 24, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें दोस्त तो ये हमारा कुछ ये ऐसा होगा कि ये 3 और ये 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे WL⁴ डिवाइडेड बाई 8 3 जा 24EI, दैट क्लियर, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ से 3 और ये 2 माइनस हो गया तो 1 बचेगा, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, ठीक है। सो दिस कैन बी राइट WL⁴ डिवाइड बाई 24EI, एंड अगर हम लोग यहाँ से माइनस करें तो दिस इज 8 एंड दिस इज द 6, सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं -2WL³ डिवाइडेड बाई, अब देखिए 8 3 जा 24, दिस इज ऑल्सो 24EI, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये W नहीं है, ये VB की वैल्यू है, तो इसको हम लोग लिख लें VB, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं VB। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए VB। तो अगर हम लोग इसको देखें L³ कैंसल आउट, तो ये आपका 12 हो जाए, 12 2 जा 24, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि VB की वैल्यू आपकी जो आ रही है ये WL डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये VB इज इक्वल टू WL/2। सो करेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग MB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, तो MB की वैल्यू जो आएगी इस इक्वेशन में, मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हो, इस VB की वैल्यू WL/2, तो ये WL/2 यहाँ पर आ जाएगा WL/2 यानी इसको मैं जब सॉल्व करोगे आप तो ये आप फाइंड आउट करोगे कि ये WL²/12 आ रहा है, ठीक है। तो ये MB की वैल्यू आ गई और ये आपका VB की वैल्यू आ गई, ठीक है, WL/2 और WL²/12। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे जो हमने डायरेक्शन माना वो सही है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसका ये जो MA और VA बचा हुआ इसको देखते हैं, एंड वन थिंग मोर कि इसके बाद हम लोग इसका SFD और BMD ड्रॉ करेंगे। SFD BMD ड्रॉ करने के बाद हम लोग POC का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा देखें कि जो ये हमारा बन रहा है ये कुछ हमारा ऐसा है कि यहाँ पर हमारा ये फिक्स ही है, तो इसको मैं बीम को ऐसा भी कर लूँ कि ये आपका VA है और यहाँ पर एक आपका मोमेंट लग रहा है, और यहाँ पर आपका एक VB इज इक्वल टू आ गया है वैल्यू WL/2, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक मोमेंट लग रहा था जो MB वैल्यू ये आपका रहा था WL²/12, ठीक है। और यहाँ पर लोड आपका समथिंग ऐसा ही है ये। तो अगर हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन आपका समेशन, इसके साइड में मैं कर दे रहा हूँ, बाकी नीचे मैं यहाँ पर SFD और BMD ड्रॉ करूंगा, ठीक है, SFD और BMD। ये आपका SFD होगा शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम का डेफिनेशन होता है दैट वेरिएशन ऑफ द शियर फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ बीम, ठीक है। तो
तो जो हमारा वेरिएशन होता है यानी जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है शियर फोर्स का अलोंग द लेंथ, उसी को हम लोग बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम। दूसरा बीएमडी का, तो बीएमडी का डेफिनेशन होता है कि द graphical representation of the bending moment at each section along the length of beam is termed as the BMD। तो यहाँ से हम लोग बात करें कि VA और VB निकालना, तो हम लोगों ने अभी देखा था इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। तो इसके केसेस हम लोग जानते हैं फोर्सेस पैरामीटर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपवर्ड को पॉजिटिव ले लीजिए, डाउनवर्ड को आप नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट साइड से चलिए, तो VA आपका अपवर्ड आ रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे VA पॉजिटिव, और ये डाउनवर्ड एक W पर मीटर का लेंथ लग रहा है, ये L लेंथ हो गया, तो ये आपका हो जाएगा W इंटू एल, तो लिखेंगे माइनस डाउनवर्ड लग रहा है तो WL, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस VB इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, हम लोग लिखेंगे VA माइनस WL प्लस BB की वैल्यू आई WL/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग VA इज इक्वल टू, यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से 2 की, डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो ये आपका माइनस WL/2 इक्वल टू 0। जब उधर ले जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा WL/2 पॉजिटिव का आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा अपवर्ड का। और करेस्पॉन्डिंग हम लोग जानते हैं कि समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग बीम के जस्ट पहले की बात करें तो लेफ्ट साइड, तो एक डेफिनेशन ये कहता है कि किसी भी सेक्शन पर जो मोमेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, आइदर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो इस सेक्शन पे यानी ए के जस्ट पहले हम लोग मोमेंट के कंसीडर कर रहे हैं, ए के जस्ट पहले, तो ए के जस्ट पहले अगर हम लोग देखें लेफ्ट पोर्शन में तो कोई भी लोड नहीं है और ना ही कोई बीम का पोर्शन है, इसका मतलब इसके पहले आपका मोमेंट 0 होना चाहिए। लेफ्ट से अगर हमने देखा तो राइट से भी हमारा ये होना चाहिए, तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि आप क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लीजिए, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा VA एक मोमेंट लग रहा, लोड लग रहा, वहीं से पास हो रहा, 0 हो जाएगा। और दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज एक मोमेंट हमने माना तो उसको नेगेटिव ले लीजिए। और तीसरा पॉइंट ये W यानी जो लोड लग रहा तो इसको लिखेंगे, आपका ये रोटेशन होगा जो क्लॉकवाइज होगा, तो लिखेंगे इसको पॉजिटिव W मल्टीप्लाई बाई L इंटू L/2, इसकी CG से बीच की डिस्टेंस। अगर मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँ तो ये W लोड एक पॉइंट पर आएगा और ये डिस्टेंस आपका L/2 और इधर आपका L/2। तो हम लोग जानते हैं कि हमें कहाँ पर निकालना है, A पर निकालना है, तो ये WL²/2। उसके बाद अगर हम लोग देखें दोस्त तो यहाँ पर प्लस MB आएगा और माइनस VB इंटू L आ जाएगा, और ये इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए MA को एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, VB की वजह से एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, इस W की वजह से क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और इस MB की वजह से क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो यहाँ पर MA की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस MA प्लस, ये हो जाएगा WL²/2, ठीक है, और MB की वैल्यू हो जाएगी प्लस WL²/12, और इस VB की वैल्यू माइनस का WL², BB की वैल्यू WL/2 और L की वैल्यू WL²/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग देखें ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो MA इज इक्वल टू, ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो WL²/12। इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा, तो जो साइन कन्वेंशन हमने माना था वो प्रूव हो गया। सो दोस्त ये हमारा ऐसा एज इट इज आ गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है वो सारे अननोन पैरामीटर वो सारे नोन हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट नहीं थे, हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन एक तो यहाँ पर लगाया पहला, दूसरा यहाँ पर लगाया, तो यहाँ पर हमने देखा 2 से तो हो नहीं रहा था, तो हमने पहले कंपैटिबिलिटी कंडीशन लगा के उसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने ये लगाया, डायरेक्टली इजीली सॉल्व हो गया। सो दोस्त उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट से हमने डिस्कस किया कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अगर आपको डिफिकल्टी हो तो प्लीज़ नीचे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ पॉइंट हो जो ना समझ में आया हो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करना, आपको सोल्यूशन बाकायदा मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर SFD और BMD ड्रॉ करते हैं। तो दोस्त SFD और BMD के लिए अगर हम लोग देखें तो VA की वैल्यू WL है, तो ये हमारा WL/2 जाएगा, WL/2 है इसका VA की वैल्यू WL/2। तो SFD BMD के लिए हम लोग एक लेक्चर रखेंगे, उसमें 2-4 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। तो इतना तो पॉसिबल है नहीं कि इसमें मैं SFD BMD आपको सिखा दूं, लेकिन मैं SFD BMD बना रहा हूं, वही आपको होगा। ये आपका WL/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा SFD ऐसा बनेगा, तो ये आपका पॉजिटिव होगा
और ये आपका नेगेटिव होगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारा, अगर हम लोग यहाँ पर देखिएगा तो सिमेट्रिक है, तो ये भी डिस्टेंस l/2 और ये l/2। हाँ, और दूसरी बात हम लोग देखें कि ए पर आपका बी पर फिक्स इन मोमेंट है, यानी ये हमारा ए और बी पर जो मोमेंट है वो फिक्स की वजह से सडन ड्रॉ डाउन होगा। और एंटायरली आपका लोडिंग यूडीएल है, तो यूडीएल की वजह से हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट का शेप बनता है वो पैराबोलिक बनता है, तो ये हमारा पैराबोलिक ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा BMD। तो ये आपका नेगेटिव मोमेंट होता है, ये आपका नेगेटिव मोमेंट होता है, और ये आपका पॉजिटिव मोमेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हॉगिंग मोमेंट, HOGGING। इसको भी बोलेंगे हम लोग हॉगिंग। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं सैगिंग, यानी जो पॉजिटिव पोर्शन होता है वो हमारा सैगिंग होता है। तो इतना ध्यान रखना कि जब भी हमारा सपोर्ट पर ड्यू टू लोड आएगा वो हमारा हॉगिंग नेचर का होगा, और जब हमारा बिटवीन द या बियॉन्ड द सपोर्ट्स होगा उसके बीच में जो मोमेंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सैगिंग। लेकिन सैगिंग और हॉगिंग के बीच में यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट बन रहा है। ये पॉजिटिव मोमेंट के बाद हम लोग नेगेटिव जा रहे हैं, और यहाँ पर देखें नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, या तो ऐसा कह सकते हैं इधर से अगर देखिएगा हॉगिंग टू सैगिंग जा रहे हैं, अगर इधर से देखिएगा तो सैगिंग टू हॉगिंग जा रहे हैं, यहाँ पर सैगिंग टू हॉगिंग, हॉगिंग टू सैगिंग, वाइस वर्सा, जो भी कहना चाहते हो। तो ऐसा सेक्शन जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यानी हम लोग बात कर रहे हैं इसको BMD की, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज करेगा। ठीक है, या तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव, या वाइस वर्सा हम लोग ऐसा कह सकते हैं हॉगिंग टू सैगिंग जाए या सैगिंग टू हॉगिंग। ऐसे सेक्शन को या ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं POC। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा होगा POC। नाम ही है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, यानी जो भी हमारा एक्शन हो रहा है वो बेंडिंग एक्शन हो रहा है, और उस बेंडिंग एक्शन को हम लोग फ्लेक्चरल एक्शन कहते हैं। तो फ्लेक्चरल को, यानी जो भी आपकी बेंडिंग एक्शन हो रहा है उसको कॉन्ट्रा, मतलब उसका कॉन्ट्राडिक्ट कौन कर रहा है, यानी उसका जो अपोज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेक्शन पर एक तरफ अपोज करेगा तो दूसरी तरफ रिएक्शन देगा, तो इफेक्ट कहीं ना कहीं आपका जीरो आएगा। तो जिस सेक्शन पर आपका इफेक्ट आपका जीरो आता है जब आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज करेगा, तो ऐसे सेक्शन को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं डेफिनेशन दे रहा हूं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर का, उसको ध्यान से पढ़िएगा। POC मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेक्शन। तो एट द सेक्शन, डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग, एट द सेक्शन where the bending moment यानी BMD changes their sign। ठीक है, दूसरा पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के बीच में, इट इज नेसेसरी that at each POC, at each POC point of contraflexure the bending moment must be zero, but it is not necessary, but it is not necessary that at every location of zero bending moment is the representation of POC। इसका मतलब हो गया कि हर सेक्शन पर आपकी जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा वो POC को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन ये जरूरी है कि जिस सेक्शन पर आपका POC होगा उस सेक्शन पर आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो होना चाहिए। तो दोस्त ये पॉइंट जो हमने लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अदरवाइज हमेशा आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग POC की लोकेशन ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर अगर हमारा ये VB है, ये हमारा VA मान लेते हैं, ये हमारा VB है, ये हमारा MA है, ठीक है, और ये हमारा MB है, और यहाँ पर लोडिंग आपका UDL है, तो ये W पर मीटर है, ये L, ये I है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक सेक्शन आपका कट कर ले रहे हैं जो कि हमारा XX सेक्शन है, ये हमारा बन गया XX सेक्शन,
और यहाँ से हम लोग क्या चलेंगे, x डिस्टेंस चलेंगे। अगर हम लोग यहाँ से x डिस्टेंस चल रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपली बेंडिंग मोमेंट का एक इक्वेशन लिखेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट का अगर हम लोग इक्वेशन लिखें यहाँ पर तो लिखेंगे mx, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अगर ये हमारा ऐसा कुछ बन रहा है तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिखेंगे कि mx इक्वल टू, सो mx इक्वल टू अगर हम लोग देखें दोस्त तो यहाँ पर एक ma की वजह से आ रही है और इस ma की वजह से हमारा WL²/12 था। अगर हम लोग बात करें तो ये दिख रहा हमें एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग लिखेंगे इसको माइनस। अगर हम लोग इस सेक्शन पर इस VA की वजह से लिखेंगे तो VA की वैल्यू है WL/2, तो लिखेंगे WL/2 मल्टीप्लाई बाई x इस सेक्शन पर, ठीक है, x सेक्शन पर। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये आपका जो लगाएगा ये क्लॉकवाइज लगाएगा और क्लॉकवाइज को हमने लिखा पॉजिटिव, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये साइन हो गया। और दूसरी बात अगर हम लोग देखें इस WX का पोर्शन यानी ये जो लोड हो जाएगा ये W इंटू एक्स हो जाएगा और ये डिस्टेंस आपका x/2 हो जाएगा और ये भी डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, x/2। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं माइनस लिखेंगे यहाँ पर, ये आपका इस सेक्शन पर ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कराएगा तो हम लोग लिखेंगे माइनस W इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा मोमेंट का इक्वेशन आ गया, ठीक है। एक सेक्शन और पिछले स्लाइड में अगर हम लोग देखें तो एक पॉइंट और डिस्कस करना है। देखिए ऐसा सेक्शन जहां पर आपका बेंड, आपका जो शियर फोर्स है, ऐसा सेक्शन जहां पर आपका शियर फोर्स डायग्राम SFD साइन चेंज कर रहा है, उस सेक्शन पर आपका बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम होगा या तो वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपका शियर फोर्स 0 हो रहा है, यानी इस सेक्शन के लेफ्ट साइड आपका पॉजिटिव है, राइट साइड नेगेटिव है। तो इस सेक्शन पर आपका बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम, हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं SFD से, SFD हमने बनाया तो ये मैक्सिमम आ रहा है। तो इस सेक्शन पर हमें ये क्रिटिकल सेक्शन हो गया तो हमारा ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देगा ये वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इस लेफ्ट साइड से x इक्वल टू L/2 पर हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, बिकॉज वी नो दैट एट दिस सेक्शन द शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस देयर साइन, इट मीन इट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो उम्मीद करता हूं दोस्त क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें x इज इक्वल टू L/2, अगर हम लोग बात करें यहां पर x इज इक्वल टू L/2 तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे x इज इक्वल टू L/2 पर बेंडिंग मोमेंट यानी जो mx है वो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। तो यहां पर पुट करिए, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम अगर हम लोग लिखें तो लिखेंगे max, इसका मतलब मैक्सिमम। यहां पर लिखेंगे माइनस का WL² डिवाइडेड बाई 12 प्लस का WL/2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू है वो L/2 माइनस W डिवाइडेड बाई 2 और ये L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप देखिएगा होल स्क्वायर तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये आपका आ जाएगा WL²/12 और ये हो जाएगा प्लस का WL² डिवाइडेड बाई 4 और ये माइनस का ध्यान रखना, और ये माइनस का हो जाएगा WL²/8। अगर हम लोग देखें 8, 4, 12 का जो एलसीएम होगा, डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग देखेंगे कि इन तीनों का एलसीएम क्या है। तो एलसीएम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये 24 होगा तीनों का एलसीएम, तो यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से 2 की, ठीक है। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करिए 6 की, यहाँ पर 6 की, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 3 की और यहाँ पर 3 की। तो यहाँ पर आप देखिएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये 6 है, तो पॉजिटिव डेटा आ जाएगा, ये हो जाएगा WL² डिवाइडेड बाई 24। क्लियर है। तो ये आपकी जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ रही है, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है WL²/24, ठीक है। अभी महाराष्ट्र PSC का मेंस का पेपर था, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था कि एक फिक्स बीम है। दोस्त इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए एलोबरेट किया क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, गेट, ES, AE, JEE सब में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जैसे हम लोग को डिस्कस करना चाहिए, ठीक है।
ये आपकी एम ए की वैल्यू हुआ एम ए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग देखा कि जो हमारी मोमेंट की वैल्यू आ रही है वो आपका आ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आ रही थी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की, वो आ रहा है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पूछा था वो मैक्सिमम सैगिंग टू मैक्सिमम हॉगिंग का रेशियो कितना होना चाहिए या मैक्सिमम हॉगिंग टू मैक्सिमम सैगिंग का रेशियो होना चाहिए। तो ये आपका सैगिंग है और बेंडिंग मोमेंट हॉगिंग की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो आपका आया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। दोनों का रेशियो पूछता है तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है हमें यहाँ पर पीओसी डेवलप करना था। तो हमने अभी लिखा ये जरूरी है कि बेंडिंग मोमेंट पीओसी पर आपका 0 होना चाहिए। तो एम एक्स की वैल्यू अभी हमने लिखा था माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 पिछले स्लाइड में, माइनस डब्ल्यू माइनस प्लस था डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। सो फॉर पीओसी दिस वैल्यू इज 0 फॉर पीओसी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हो जाएगा डब्ल्यू बाई 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, एल स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा यहाँ से माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा एल एक्स डिवाइडेड बाई 2 और ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सो दिस 2 तो हमने कॉमन ले लिया पहले से, सो दिस 2 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 6। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 6 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 6 की, यहाँ पर 6 की। जब आप देखिएगा तो W बाई 2, तो ये W बाई 2 लोड तो कभी 0 नहीं जाएगा, तो यानी ये टर्म 0 जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस एल का स्क्वायर प्लस 6LX और ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6LX प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तो अपने कैल्सी में उठाइएगा। ठीक है, कैल्सी को मैं सॉल्व करना सिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप लिखिएगा, जब आप कैल्सी ओपन करिएगा तो इक्वेशन खोलिए पहले। इक्वेशन खोलने के बाद यहाँ पर वो आपको 1 प्रूफ करने के लिए बोलेगा, तो 1 प्रेस करिएगा। अब वो पूछेगा कि जो अननोन रिएक्शन है वो 2 या 3 है, तो यहाँ पर अननोन रिएक्शन हमारे पास 2 3 नहीं है, हमारे पास यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी डिग्री 2 और डिग्री 3। तो जब आप राइट शिफ्ट बटन दबाइएगा कैल्सी में तो वहाँ पर डिग्री के लिए पूछेगा 2 या 3, तो हमारी जो यहाँ पर डिग्री है वो 2 है। तो ध्यान रखना ये जो कैल्सी है वो इस फॉर्म में पड़ती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में पड़ता है क्योंकि इसी फॉर्म में इसकी प्रोग्रामिंग की गई है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ए इज इक्वल टू है 6, बी इज इक्वल टू है माइनस 6L और सी इज इक्वल टू है L का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर L का स्क्वायर और L टर्म आ रहा है, तो इस L को आप अभी 1 पुट कर दो और बाकी जो लास्ट में आंसर आएगा उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो ये आपका x1 की पहली वैल्यू L और दूसरी वैल्यू L उसके फॉर्म में आएगा, L के फॉर्म में। तो यहाँ पर पहले अगर हम लोग यहाँ पर a की वैल्यू पूछ रहा है तो a की वैल्यू 6 पुट कीजिए, b की वैल्यू आप माइनस 6 पुट कीजिए और c की वैल्यू आप 1 पुट करिए। देखिएगा जब इस यहाँ पर आप पुट करिएगा तो पहले आपको दे रहा 0.7886L और दूसरी वैल्यू जो दे रहा वो पॉजिटिव 0.2113 दे रहा। ठीक है, L। तो इसका मतलब ये हमारा पीओसी की लोकेशन हो गई। ये एंटायरली क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका जो होगा आइदर एंड से पूछा था, तो इसका मतलब जो हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन BMD बनाया था ये आपका कुछ ये ऐसा बना था। इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस था वो आपका 0.2113 और ये आपका कितना, ये आपका लेंथ L है, तो ये आपका 0.2113L है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू WL स्क्वायर बाई 12
ठीक है, और ये मैक्सिमम वैल्यू WL² डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि या तो आप इसके थ्रू कर लो या तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू कर लो कि आप कुछ डेटा याद कर लो। तो जब भी हम लोग यहाँ पर मैं कुछ आपको टेबल दे रहा हूँ वहां से आप डायरेक्ट याद कर लेना, बाकी क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, ठीक है। तो ये हमें डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना था। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सॉल्व कर रहे हैं कि जैसे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करें या टाइम कम लगाएं, क्योंकि एसएससी जे और ये सब आजकल के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको टाइम नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ करो कि कुछ डेटा याद कर लो ताकि आपके टाइम ना लगे। तो हम लोग स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा पॉइंट सीखेंगे जो कि लोडिंग के फिक्स एंड मोमेंट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको टेबल दे रहा हूँ अबाउट द फिक्स एंड मोमेंट के। तो दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि एक पॉइंट लोड लग रहा है W का, ये ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड इन मोमेंट का टेबल। आपको एसएससी जेईई में हर साल क्वेश्चन और गेट वगैरह में पूछता हुआ ध्यान रखना। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, और EI यानी प्रिज्मेटिक सेक्शन है। तो यहाँ पर जो आपका मोमेंट बनेगा MFAB, ठीक है। MFAB इज इक्वल टू होता है WA मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर डिवाइड बाई L का स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने कंपोजिट इक्वेशन बताया, कंपैटिबिलिटी कंडीशन बताया था, उसी से ये सॉल्व करके आता है। मैंने उसमें सिखाया आपको। अगर आपको ये सबका सोल्यूशन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो बना लेंगे इस पे और अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग सीख लेना। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो WBA² डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर होता है। दूसरा केस आपका होता है कि अगर आपका, क्योंकि इसका जो इलास्टिक कर्व बनता है ये सेम एज इट इज आपका ऐसा बनेगा। दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये हमारा फिक्स्ड बीम है और बीच में आपका W लोड लग रहा है, ये आपका L/2 और ये आपका L/2। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसको लिखेंगे MFAB और इसको हम लोग लिखेंगे MFBA। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो वैल्यू आती है ये WL/8 और ये भी आपका WL/8। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर A इक्वल टू B इक्वल टू L/2 रखोगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसका डिफ्लेक्टेड शेप अगर हम लोग देखें तो ये हमें इस टाइप का दिखाई देगा, डिफ्लेक्टेड शेप। यहाँ पर स्लोप 0, यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0, ठीक है। अंडर द लोड डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दोस्त नेक्स्ट कंडीशन की, तो नेक्स्ट कंडीशन ये नंबरिंग कर दीजिए, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस, दिस इज द थर्ड केस। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अभी हमने फिक्स्ड बीम का देखा, ये हमारा ऐसा था, ये आपका W पर मीटर, ठीक है, ये आपका W पर मीटर। तो यहाँ पर हम लोग देखें A से B एंड तक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका MFAB बोलेंगे, इसको बोलेंगे MFBA। ये हो जाएगा आपका WL²/12 और ये आपका WL²/12। अगर हमें ये WL²/12 अगर हमें पता होता तो हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट केस है आपका फोर्थ केस, कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक आपका ऐसा कुछ हो जाए। ये सारे प्रिज्मेटिक सेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्त, ध्यान रखना। एवरी केसेस इज द फंक्शन ऑफ द प्रिज्मेटिक सेक्शन। सो हियर इज द A सपोर्ट एंड हियर इज द B सपोर्ट। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं UDL की, ये आपका UBL की, सॉरी, ये आपका UBL लोड हो गया, ये आपका UBL हो गया, ये आपका UBL हो गया, ठीक है। W पर मीटर, ये L, EI, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो आपका मोमेंट आता है ये आपका ऐसे होता है, ये सेम एज इट इज ऐसे होता है। MFAB इज इक्वल टू होता है WL³ डिवाइडेड बाई 30A, ठीक। इसका होता है MFBA इज इक्वल टू होता है WL²/20, ये L³ नहीं L² होता है, ठीक है। और फिफ्थ केस होता है कि मान लीजिए कि आपका कोई मोमेंट लग रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, यहाँ पर M0 का, ठीक है। तो यहाँ से A सपोर्ट ये, B सपोर्ट ये। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो MFAB और इन तीनों की डायरेक्शन आपकी सेम होती है, क्यों होती है वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। MFBA ये इज इक्वल टू होता है ये M0/4 है और ये आपका MFAB इज इक्वल टू M0/4 आता है, ठीक है। इसका जो इलास्टिक कर्व होता है तो वो इस तरीके से होता है। इसका इलास्टिक कर्व जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसका जो इलास्टिक कर्व होगा, हम लोग जानते हैं स्लोप आपका यहाँ पर 0, तो ये कुछ स्लोप इस तरीके से बनाएगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से।
तो यहाँ पर आप देखिएगा डिफ्लेक्टेड ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा तो ये मोमेंट इसको डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर ये क्या करना चाहेगा, इस डायरेक्शन में रोटेशन करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर फिक्स विंड है तो रोटेशन होगा नहीं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रिएक्शन दे देगा। तो यहाँ पर एम एफ ए बी एम एफ बी सेम m0/4, ठीक है। और ये वैल्यू जो होती है, इसका इलास्टिक कर्व जो बनेगा, ये इधर की तरफ डिफ्लेक्शन ज़्यादा, यानी ये ऐसा। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, ये डिफ्लेक्शन आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन आपका ऐसा बनेगा। नेक्स्ट एक केस और बचा है, 6 केस। ये आपका नेक्स्ट केस है, ठीक है। यहां पर है आपका नेक्स्ट केस। यहां पर अगर हम लोग बात करें कि ये आपका ए सपोर्ट है, ये आपका बी सपोर्ट है, ये सपोर्ट आपका सिंक कर गया। सिंक मतलब सेटल कर गया, तो इसको बोलते हैं सिंकिंग ऑफ सपोर्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सिंकिंग ऑफ सपोर्ट, ठीक है। तो अगर ये सिंक करेगा डेल्टा अमाउंट से, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से जो इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा, यहाँ पर स्लोप नहीं बनेगा, यहाँ पर स्लोप नहीं बनेगा। इसकी अगर हमें डायरेक्शन पता करना, तो हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। और इस लाइन को हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि जो हमारा ये डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो किस तरफ मूव करना चाहेगा, ये इधर मूव करना चाहेगा। और अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये इधर की तरफ मूव करना चाह रहा है, तो ये इधर की तरफ मूव करना चाह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एक फिक्स्ड मूवमेंट लगा देते हैं, इसको बोलते हैं MFAB। और यहाँ से हम लोग इस डायरेक्शन में एक फिक्स्ड मूवमेंट लगा देते हैं, इसको लिखते हैं MFBA, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है, ये हम लोग लिखते हैं 6EI डेल्टा डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर, इसको भी हम लोग लिखते हैं MFBA 6EI डेल्टा डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये बताइए, एक फिक्स बीम है जो प्रिज्मेटिक नेचर में यानी L, है, अब क्या कर रहा है, उसका राइट सपोर्ट क्या कर रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको सेटल कर जा रहा है। ये बताइए ट्रांसवर्स रिएक्शन कितना होगा सपोर्ट पर, ठीक है। तो ट्रांसवर्स रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर नेट मूवमेंट निकालेंगे। तो नेट मूवमेंट का अगर हम लोग बात करें तो 6EI डेल्टा ओवर L स्क्वायर, 6EI डेल्टा ओवर L स्क्वायर, एम नेट आपका आएगा 12EI डेल्टा ओवर L स्क्वायर। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एंटायरली जो एक्शन आ रहा है वो क्लॉकवाइज 12EI डेल्टा ओवर L स्क्वायर आ रहा है एम के फॉर्म में। इसी को हम लोग वर्टिकल, और ये आपका क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसको रोटेट करने के लिए हमें क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा ये। तो ये वैल्यू हो जाएगी एम नेट बाई L, तो 6 तो 12EI डेल्टा ओवर L क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 12EI डेल्टा डिवाइडेड बाई L क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसवर्स रिएक्शन। ट्रांसवर्स रिएक्शन मतलब V, और इसका हो जाएगी वैल्यू VB, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या क्या पूछ सकता है, ये आपका 12 है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या पूछ सकता है, ट्रांसवर्स रिएक्शन पूछ सकता है। अगर A पर ट्रांसवर्स रिएक्शन डेवलप हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, B पर कौन सी डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, ठीक है। सो दोस्त ये हमारा टेबल था, आप इसको याद करिएगा, ठीक है। और केसेस होते हैं, हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा सारे डेटा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्त कि सारे डाउट क्लियर हैं आपके। अगर कोई डाउट अगर बचा आपको, ठीक है, तो एक काम करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा।